आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ चंबल के बीएडओ में जैन क्लासेस द्वारा स्वागत है। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जमीन देख रहे हैं, ये बीहड़ भूमि कहलाती है। और इस बीहड़ भूमि का निर्माण दक्षिण से उत्तर दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी चंबल द्वारा किया गया है। चंबल ही एकमात्र नदी है जो इस प्रकार की जमीन का निर्माण करती है। इस बीहड़ भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं, इसका भौगोलिक नाम है ये। उत्खात भूमि को इंग्लिश में कहेंगे बेडलैंड, खराब भूमि। खराब इसलिए या उत्खात इसलिए कही जाती है क्योंकि इस जमीन का उपयोग खेत बनाकर कृषि उत्पादन में नहीं किया जा सकता है। इसका जो उपयोग अब तक किया जाता रहा है वह मुख्य रूप से चरागाह के रूप में किया जा रहा है। और चरागाह के नाम पर यहाँ सबसे ज्यादा, वैसे तो सघन है यहाँ वनस्पति, लेकिन सबसे ज्यादा झाड़ियां मिलेगी आपको। और चरागाह के रूप में इसका जो प्रयोग है पूरे राजस्थान के पशुपालकों ने सदियों से किया है। पश्चिमी राजस्थान से भी यहाँ पर पशुपालक, जो जोधपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है, अजमेर संभाग है, यहाँ से काफी संख्या में हर वर्ष पशुपालक अपने पशुओं को चराने के लिए इस इलाके में आते रहे हैं। अब एक कंसेप्ट यहां है डांग। इस इलाके को डांग क्षेत्र भी कहते हैं। डांग का मतलब क्या होता है? जो आप टीले देख रहे हैं ये टीले कहलाते हैं। डांग, टीलों का जो टॉप होता है वो डांग कहलाता है। और उनका जो नीचे बॉटम होता है, टीले का जो टॉप होता है वो तो कहलाता है डांग, और जो बॉटम होता है, नीचे का भाग होता है, या यूं कहें कि दो टीलों के बीच में जो जमीन होती है वो कहलाती खादर। और खादर जमीन का अर्थ ये होता है कि ऐसी भूमि जिस पर नदी द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के माध्यम से मिट्टी की नई परत बिछा दी जाती है, उस जमीन को खादर जमीन कहते हैं। और इस खादर जमीन का निर्माण वैसे भारत में सबसे ज्यादा गंगा और यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है। इधर यहाँ राजस्थान में या चंबल के इलाके में चंबल नदी द्वारा भी किया जा रहा है। अब इस उत्खात भूमि का निर्माण कैसे हुआ? सदियों से चंबल नदी बाढ़ लाती रही है। ये बात अलग है कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और दूसरे जो बांध बने उनके बाद बाढ़ की आवृत्ति में कमी आई है, या लगभग ये माने कि बाढ़ एकदम से एक प्रकार से यहां अब नहीं आते हैं, लेकिन सदियों से बाढ़ आते रहे हैं। तो बाढ़ का पानी नदी के दोनों इलाकों में, दोनों किनारों को तोड़कर दूर दूर तक अंदर चला जाता है। और इस इलाके में जमीन ऐसी है, मिट्टी ऐसी है कि वह जब पानी वापस नदी में, जब पानी कम हो जाता है, वापस वो जो बाहर निकला पानी अंदर नदी के आता है तो अपने साथ मिट्टी भी बहा कर ले आता है। अब यहाँ की मिट्टी बहकर इसलिए आ जाती है कि यहाँ की मिट्टी बहुत मुलायम है। कोटा तक की स्थिति है, कोटा शहर तक जो चंबल नदी जिस भूमि में से होकर निकलती है वहां की जमीन कठोर है। पानी के साथ बाढ़ें तो वहां भी आती रही है, लेकिन वहां जमीन कठोर होने के कारण मिट्टी पानी के साथ बहकर नदी में नहीं मिल जाती है। इस इलाके में ऐसा होता है क्योंकि यहां मिट्टी बहुत मुलायम है। तो जो मिट्टी है वह वापस नदी में जब पानी के साथ बहकर चली जाती है तो उस क्षेत्र में, यानी जिस जगह पानी बहकर जा रहा है, एक नाली बन जाती है। इसलिए इसको नालीदार अपर्दन कहते हैं। अपर्दन का मतलब होता है तोड़ना। और नालीदार अपर्दन या अवनालिका अपर्दन इसका भौगोलिक नाम है। आईएएस प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, भारत की कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन का निर्माण करती है? तो उसमें चंबल। अब यहां अवनालिका अपर्दन का निर्माण चंबल द्वारा किया गया है, एक फैक्ट हो गया। दूसरा यह है कि यहां एक कंसेप्ट आता है डांग। तो डांग हमने आपको बताया, ये जो टीले का ऊपर का हिस्सा है ये डांग कहलाता है। टीले की नीचे की जो जमीन है वह खादर कहलाती है। खादर का मतलब होता है जहां नदी का पानी हर साल नई मिट्टी की परत बिछा देता है। अब आप इसके विस्तार के बारे में जानेंगे। इस बीहड़ भूमि का विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चंबल नदी के सारे है। और राजस्थान की बात करें
तो राजस्थान में मुख्य रूप से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा जिलों में है। सर्वाधिक बीएड भूमि धौलपुर जिले में पाई जाती है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। और वैसे इसका कुल जो क्षेत्रफल है राजस्थान में वह 2800 वर्ग किलोमीटर है लगभग। वैसे धौलपुर के बारे में एक फैक्ट आपको बता देते हैं, यह आपके सामने चंबल नदी है। धौलपुर के बारे में यह है कि धौलपुर राजस्थान का वह जिला मुख्यालय है जो मध्य प्रदेश की सीमा के सर्वाधिक नजदीक है। इसके अलावा धौलपुर राजस्थान का वह दूसरा जिला मुख्यालय है जो चंबल नदी के सर्वाधिक नजदीक स्थित है। सबसे नजदीक तो कोटा है और दूसरा नंबर धौलपुर का आता है। इस प्रदेश को दस्यु प्रदेश के नाम से भी जाने जाता है। दस्यु प्रदेश, दस्यु का मतलब होता है डाकू से या डकैत से, और भारत में यह इलाका डाकुओं की सबसे बड़ी शरण स्थली मानी जाती है। यानी चंबल के बीएडओ में डाकुओं की सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है और इन डाकुओं का प्रभाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में है। ये डाकू सदियों से यहां रहते आए हैं। कोई भी व्यक्ति खुशी से डाकू नहीं बनता। इन राज्यों में या यूं कहें भारत में एक सामंती व्यवस्था सदियों से चली आ रही है, जिसके अंतर्गत एक वंश विशेष या परिवार विशेष द्वारा गांव के शेष लोगों का या कमजोर लोगों का शोषण किया जाता है, उन पर जुल्म किए जाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने इन जुल्मों के खिलाफ या इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का निश्चय किया, उसी ने डाकू बनने का रास्ता अपनाया। आप देख रहे हैं यहां दूर दूर तक टीले ही टीले पाए जाते हैं और ये टीले नुमा भूमि में डाकुओं के लिए छिपना बहुत आसान होता है, इसलिए डाकुओं की ये शरण स्थली बनी हुई है। जो व्यक्ति डाकू बने हैं या तो वह रहने वाले इसी क्षेत्र के हैं या इसके आसपास के क्षेत्र के हैं। इस बीएड भूमि में आपको कई गांव भी देखने को मिलेंगे। यहां पर डाकुओं के कई गिरोह देखे जा सकते हैं और एक गिरोह में 10 व्यक्ति से लेकर 100 तक 80 तक कई डाकू होते हैं और उनका जो लीडर होता है, जो नेता होता है, वह सरदार कहलाता है। डाकुओं में केवल पुरुष ही शामिल नहीं हुए हैं बल्कि कई महिलाओं ने भी ये रास्ता अपनाया है। और महिलाओं के डाकू बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनके शारीरिक शोषण रहा है, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने हथियार उठा लिए। इस क्षेत्र में कई गांव बसे हुए हैं और उन गांवों में इन डकैतों का बड़ा प्रभाव है। गांव के जो अमीर लोग हैं या जो शक्तिशाली वर्ग के व्यक्ति हैं, वो दिन के बजाय रात में जागते हैं। रातें उनके लिए बड़ी खौफनाक होती है। हर वक्त उनको ये डर रहता है कि न जाने किस समय कौन सा डकैत बदला लेने के लिए गोलियों की बौछारें कर दे। डकैतों का एक सिद्धांत होता है अमीरों को लूटना और गरीबों की मदद करना। इसीलिए इस इलाके में आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक बना हुआ है, लेकिन कभी डकैतों ने रेलगाड़ी को अपना निशाना नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि रेलगाड़ी में ज्यादातर गरीब वर्ग के लोग यात्रा करते हैं। यह भूमि भारत के सबसे कुख्यात डकैतों की कर्म भूमि रही है, जैसे जगन गुजर, निर्भय सिंह गुजर, फूलन देवी, सरला जाटव, सीमा परिहार। इस क्षेत्र के गांव में रहने वाले कई परिवारों की स्थिति ऐसी है कि एक ही परिवार में एक भाई पुलिस में है तो दूसरा भाई डकैत है। चंबल के इस बीहड़ और इसमें रहने वाले डकैतों ने बॉलीवुड की कई फिल्मों की भी शोभा बढ़ाई है। भारत की एक सुप्रसिद्ध फिल्म शोले का एक किरदार हुआ करता था गब्बर सिंह। तो गब्बर सिंह इस चंबल का एक कुख्यात डकैत था और वह 1955 में डकैत बना था। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का रहने वाला था और उसका नाम पूरे भारत में चर्चित था। इसीलिए 1975 में जब शोले फिल्म बनी
तो फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने उस फिल्म में गब्बर सिंह का एक किरदार रखा और इसके लिए अमजद खान को चुना गया। वैसे जो गब्बर सिंह, जो असली का गब्बर सिंह था इस चंबल का, उसकी शक्ल फिल्म इंडस्ट्री के एक विलेन का रोल करने वाले एक अन्य कलाकार डेनी से मिलती थी। तो पहले डेनी को प्रपोज किया गया, लेकिन डेनी चूंकि उस वक्त अफगानिस्तान में किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, इसलिए अंततः अमजद खान को गब्बर सिंह के रोल के लिए चुना गया और रमेश सिप्पी गब्बर सिंह को, यानी अमजद खान को, जो वास्तविक गब्बर सिंह था, उसकी जीवन शैली के बारे में परिचित कराने के लिए डकैतों से मिलवाने यहां धौलपुर लेकर आए। लेकिन जब गांव वालों ने उन दोनों को इन डकैतों के खून खराबे की कहानियां सुनाई तो रमेश सिप्पी डर गए। उन्होंने सोचा अमजद खान की जिंदगी को खतरा हो सकता है, इसलिए उनसे मिले बगैर ही वापस मुंबई चले गए। लेकिन खान से रहा नहीं गया और 2 महीने बाद ही उन्होंने ये ठान ली कि मैं अब इन डकैतों से मिलकर ही रहूंगा। तो दोबारा दोनों ही आए और आप आश्चर्य करेंगे कि इस बार जब डकैतों से मिलने गए रमेश सिप्पी और अमजद खान, तो डकैतों ने न केवल उनका स्वागत किया बल्कि उनको पूरी सुरक्षा भी प्रदान की। और बाद में सिप्पी ने शोले फिल्म के कुछ दृश्यों का फिल्मांकन यहां धौलपुर के बीहड़ में किया और इस दौरान डकैतों ने उनको पूरा सहयोग प्रदान किया। अब आपको यहां मानचित्र में चंबल की बीड़ की लोकेशन समझाते हैं। तो कोटा से आगे बढ़े चंबल के सारे, तो चंबल यहां, ये कोटा जिला ये इस जगह, और यहां आगे ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए चंबल नदी चल रही है। ये राजस्थान का धौलपुर जिला आ गया, कोटा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद आपका आएगा करौली, करौली के बाद धौलपुर। तो यहां धौलपुर से फिर ये नदी इधर घूम जाती है पूर्व दिशा में और आगे जाकर फिर ये उधर से यमुना आ रही है, तो यमुना में ये मिल जाती है। तो यहाँ ये इटावा के पास है। ये जो बीहड़ वाली स्थिति हम आपको बता रहे हैं, ये लगभग यहां से लेकर पूरी ये, यानी ये बीहड़ यहां से शुरू होते हैं, ये पूरा बीहड़ किला लगा राजस्थान में। बीहड़, जो राजस्थान में लोकेशन, वैसे तो बीहड़ यहां से लेकर यहां तक पूरे हैं, लेकिन राजस्थान में लोकेशन ये है बीहड़ की। ये धौलपुर जिला और इधर करौली, ये करौली, करौली, और नीचे सवाई माधोपुर, कोटा। कोटा का कुछ इलाका ही बीहड़ में आ रहा है। ये जो नीचे वाली जमीन है कोटा की, ये कठोर भूमि है। तो जहां कठोर भूमि है वहां बीहड़ का निर्माण नहीं होगा। बीहड़ का निर्माण उसी जमीन पर हुआ जहां की मिट्टी की जो ऊपर की परत है बहुत ही ढीली है, मुलायम है। तो जो ही थोड़ा पानी बहता है, पानी के साथ मिट्टी भी बह जाती है, वहीं बीहड़ भूमि का निर्माण हुआ है। तो ये बीहड़ का इलाका यहां है, इसे कहते हैं बीहड़ भूमि। चूंकि इधर भी है, ये चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बना रही है, इसे याद रखेंगे। अच्छा, सीमा बनाने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई नदी है, मान लो यही चंबल नदी है, ये चौड़ाई है नदी की, अब सीमा बना रही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस नदी का ऐसे यहां बीच में अंतरराज्यीय सीमा बनती है। तो नदी का ये आधा भाग है ये राजस्थान में आएगा और आधा भाग मध्य प्रदेश में आएगा, यानी इस पर अधिकार राजस्थान का होगा और इधर वाले पोर्शन पर, नदी के इधर वाले पोर्शन भाग के आधा अधिकार किसका होगा? मध्य प्रदेश का। जब कोई नदी सीमा बनाती है दो राज्यों की, तो ऐसी स्थिति बनती है, नदी का आधा भाग एक राज्य के पास रहेगा, आधा दूसरे के पास। तो नदी, यहाँ जो बीहड़ का इलाका है वो इसी प्रकार का है। यहां से कोटा से लेकर इधर चलेंगे अपन आगे,
तो यहाँ क्या होता है कि चंबल नदी पूरा बीहड़ बना रही है, कोटा का कुछ इलाका ही आता है, ज्यादा इलाका नहीं आ रहा कोटा का, उसका रीजन हमने आपको बता दिया। तो ये बीहड़ भूमि यहाँ कोटा से स्टार्ट होगी और धौलपुर तक चलती है राजस्थान में, आगे फिर इटावा वगैरह, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा आ रही है। ये यमुना नदी है, तो यमुना में ये आगे मिल जाती है। तो उससे पहले यमुना की मिलन स्थल तक ये मान लो लगभग इधर भी बीहड़ ही है। तो ये बीहड़ का जो इलाका है ये वाला, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पड़ता है, इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस इलाके की जो एरिया है कुल वो लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर है, 2800 वर्ग किलोमीटर। और ये बीहड़ भूमि है चंबल के दोनों साइड में। इधर वाली साइड ही बताएंगे, चूंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के हमने आपको 4 जिले बताए, सबसे ज्यादा यहाँ धौलपुर में है बीहड़ भूमि। तो धौलपुर, उसके बाद करौली, फिर सवाई माधोपुर और कोटा। कोटा में सबसे कम है बीहड़ भूमि, तो ये याद रखेंगे। बीहड़, ये बीहड़ क्षेत्र है आपका। अच्छा, एक अवनालिका अपर्दन को समझ लीजिए थोड़ा, ये भूगोल का कंसेप्ट है। ये अवनालिका अपर्दन क्या होता है, आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत की कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन का निर्माण करती है। तो ये अवनालिका अपर्दन भारत में सिर्फ चंबल नदी करती है। तो अवनालिका अपर्दन होता क्या है, जिसे ये चंबल नदी जा रही है, इधर जमीन इधर जमीन, ये नदी की घाटी कहलाती है, जहां पानी बह रहा है। जो मुख्य भाग होता है, निम्न भूमि जो होती है नदी की, वो घाटी। अब इधर क्या होता है कि जब बाढ़ें आती है तो ये नदी का, बिना बाढ़ के तो पानी क्या होगा कि नदी के अंदर ही रहेगा, नदी के किनारों से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जो ही बाढ़ें आती है तो पानी निकल जाएगा बाहर, ऐसे ये चला गया ना, बाहर निकल गया। अब क्या होता है, बाहर निकल गया। अब बाढ़ क्या पूरे साल भर तो रहेगी नहीं भाई, कुछ समय कुछ दिनों के लिए आती है बाढ़। तो अब आएगी तो कुछ दिनों बाद क्या होगा कि जो ही पानी कम होगा, इधर से कम आएगा, प्रवाह कम होगा जल का, तो ये जो बाहर निकला हुआ पानी है, जो लेवल नीचे होगा ना नदी का, तो ये जो बाहर निकल गया था पानी, ये वाला वापस अंदर आने का प्रयास करेगा, नदी के अंदर मेन घाटी में आएगा। नदी की जो मुख्य धारा है उस धारा में वापस आएगा ये पानी, इधर वाला। तो जब वापस आएगा तो ये क्या करता है, बहने के एक तो स्पीड से बहता है, क्योंकि ढलान इस प्रकार है, इस प्रकार। तो जो ही बहेगा नहीं है तो अपने साथ मिट्टी भी लेकर आ जाता है। तो मिट्टी जब आती है ना तो क्या होता है, ये बीच बीच में जहां पानी बहता है ये तो बन गई नालियां, यानी इन नालियों में होकर तो पानी वापस आ गया। और बीच बीच में इनकी जो उच्च भूमि रही ये टीले कहलाते हैं, और इन टीलों को डांग कहते हैं। क्या कहेंगे इनको, डांग। बीच बीच में, जैसा हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि ये बीच वाला जो भाग है ये तो आपकी नालियां बन गई हैं, ये नालियां हो गई, और इसके नालियों के यानी एक टीला ये हो गया, एक डांग ये हो गया, ये एक डांग हो गया। इन दोनों के बीच में जो निम्न भूमि है वो नालीदार है, तो इसको वैसे खादर कहते हैं। तो खादर का मतलब क्या हुआ, ये यानी जैसे इस प्रकार की कोई संरचना होती है ना। तो हमने आपको दिखाया था ये जो टीला है, इस टीले का ये जो है ना, इसको कहेंगे डांग। डांग का मतलब ये होता है, डांग भूमि इसलिए कहते हैं, ये इस तरह की संरचनाएं होती है, वहां टीले होते हैं। और ये जो जमीन है, ये वाली नीचे वाली, इसको कहते हैं खादर। अब यहाँ पे क्या होता है, नीचे वाली जमीन ये लाल स्याही से जो यहाँ दिखाई गई है, इस स्याही में ही, मतलब ये जो लाल स्याही वाली जमीन है, ये जो नालियां कहलाती है, इन नालियों में पानी वापस बहकर, यानी जब बाढ़ आएगी तब इन नालियों के माध्यम से अंदर इस जमीन में प्रवेश करेगा, और जब बाढ़ का पानी कम होगा तो यही पानी वापस नदी में आएगा, तो इन नालियों के माध्यम से वापस आता है। नालियां हर साल गहरी होती जाती है और इन नालियों के साथ मिट्टी भी बहकर चली जाती है, और ये बीच वाला जो पोर्शन है टीले के रूप में खड़ा रहता है, जिसे डांग कहते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन है, ये नालियां जो है ये खादर कहलाती है। इस जगह हर साल बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, और वो बाढ़ का पानी मिट्टी की नई परत बिछा देता है, जो उर्वरक
जो जिसकी जो उर्वरा शक्ति होती है, फर्टिलिटी पावर जो होता है उसका, वो बहुत अधिक होता है। एक तो ये तो क्या ऊपर ये जो है ये तो पुरानी मिट्टी है, यहाँ तो वर्षों से वनस्पति उगती है, तो अब इसमें तो पोषक तत्व रहे नहीं, लेकिन यहाँ हर साल नए पोषक तत्व आ जाते हैं। नदी अपने साथ नए पोषक तत्व बहाकर लाती है, यहाँ पर बिछा देती थी। इसको खादर कहते हैं। गंगा नदी काफी खादर का निर्माण करती है, और ये डांग कहलाता है ऊपर वाला। तो ये डांग क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि इस तरह की संरचनाएं हैं, और अवनालिका अपर्दन का मतलब हुआ इस तरह की नालियां बन जाती है बीच बीच में। नाली, एक नाली, फिर ऊंची भूमि, टीला, फिर वापस नाली, इस तरह का सिलसिला चलता रहता है, जैसा आपने देखा था वीडियो में। तो इसलिए इसको अवनालिका अपर्दन कहते हैं भूगोल की परिभाषा में। और अवनालिका अपर्दन का निर्माण भारत में सिर्फ चंबल नदी करती है। ये आपको एकदम कंसेप्ट याद रखना है, एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनको समझने के लिए वैसे रटना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने सारा जमेला किया वीडियो दिखाने का, पर्पज क्या था इतना लंबा वीडियो दिखाने का, कि आप देखो अवनालिका अपर्दन क्या होता है, डांग क्या होता है, खादर क्या होता है। अब आपने वहां देख लिया तो आपके समझ में आ गया होगा, समझ लिया, अब देख लिया ना, देखी हुई चीज कभी भूली नहीं जाती। फिल्म जब देख लेता ना आदमी तो भूलता नहीं है। मैंने 20-25 साल पहले हम आपके कौन फिल्म देखी थी, आज भी याद है। उसके बाद कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुना उसके बारे में, क्योंकि 25 साल पहले कोई चीज देख ली, आज भी याद है। लेकिन 5 साल पहले मान लो किसी फिल्म के बारे में पढ़ा था अखबार में, कुछ भी याद नहीं है आज। पढ़ी हुई चीज कम याद रहती है, देखी हुई चीज याद रहती है, सुनी हुई चीज याद रहती है। गाना सुना होगा 20 साल पहले आपने, होगा आज भी याद है आपको। तो इसलिए हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं, उसके पीछे पर्पज ये है। मुझे मालूम है समय तो खराब होता है, लेकिन यहां कंपटीशन टेस्ट में सबसे बड़ी चुनौती अगर स्टूडेंट के सामने होती है कि उसको याद कैसे रखें। जो याद रख लेता है वो यहाँ विजेता होता है। आईएएस की परीक्षा भी बहुत आसान है अगर आप याद करने में सफल हो जाते हैं। याद कराने के लिए ही हम इसको इतना विस्तार से समझा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। तो आप समझ गए अवनालिका अपर्दन या नालीदार अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है तोड़ना। ये तोड़ रहा है ना, या जमीन मिट्टी को हटा दी, इसने तोड़ दिया ना पानी ने। तो ये चंबल नदी क्यों करती है आप समझ गए। ये जो इलाका है चंबल का, यहां से लेकर यहां इटावा तक, यमुना नदी की मिलन स्थल तक, ये पूरा इलाका ऐसा है कि यहाँ मिट्टी बहुत ढीली है, इसलिए इस प्रकार का अपर्दन होता है। आप नीचे चलो इधर, यहाँ कठोर है भूमि, यहाँ इस तरह का अपर्दन होता ही नहीं। ये तो पत्थर ही पत्थर, इधर पथरीला इलाका पूरा। कोटा स्टोन का नाम सुना आपने, सारे चंबल के एरिया में ही है। तो क्या है, ये पथरीली भूमि है, कठोर भूमि है, तो यहाँ पानी चलने करने से उससे उसके चट्टानों को फर्क नहीं पड़ता। चट्टान तो वहीं की वहीं स्थिर रहती है, उसका कहीं अपर्दन नहीं होता है। और अपर्दन होता है तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, लाखों साल लग जाते हैं अपर्दन को कटने में, चट्टान के पानी से कटने में, समझ गए। लेकिन मिट्टी में तो क्या है, ढीली मिट्टी है तो हर साल ही कटती जाती है। इसलिए यहाँ इस इलाके में, इस बीएड इलाके में इसका अवनालिका अपर्दन का निर्माण होता है। और वैसे ये जो बीएड इलाका है, वैसे नाम से बीएड है, ये तो चरागाह के लिए प्रसिद्ध है। अब तो चलो पशु नहीं रहे राजस्थान में, जो पशु थे आज के 30 साल 50 साल पहले, तो लोग क्या आ गए, पूरे राजस्थान से अपने जानवरों को लेकर, जब सूखा पड़ता था ना विशेष रूप से, उन सालों में तो स्थिति ये होती है कि हर गांव से जानवर इस इलाके में आते थे चरने के लिए। डकैत होने के बावजूद भी लोग यहाँ आते थे। हालांकि डकैत लोग इन जानवर वालों को परेशान नहीं करते थे, भाई पशु वाले गरीब लोग है बेचारे, उनका टारगेट तो अमीर लोग होते हैं या शक्तिशाली लोग होते हैं। तो ये बीएड का इस्तेमाल जो हुआ है, जिसको डांग कहते हैं, आपके घर वाले जानते होंगे, आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनसे पूछना डांग क्षेत्र क्या है। तो ये डांग का जो इलाका है, वैसे इस तरह की भूमि बारां में भी है, झालावाड़ में भी है, लेकिन मुख्य रूप से डांग भूमि यही है। तो यहां चराने के लिए आते थे जानवर। और इस बीएड ने तो वैसे बॉलीवुड के कई लोगों को रातों रात स्टार बना दिया। अमजद खान शोले फिल्म से स्टार बना तो इस बीएड की वजह से। इस बीएड का एक दुर्दांत डकैत हुआ करता था गब्बर सिंह। गब्बर सिंह का रोल शोले में रखा गया और उसने रातों रात ही अमजद खान को बहुत बड़ा सितारा बना दिया। अब इसमें और आज के आगे जब गब्बर सिंह का नाम लेते हैं ना, आज की पीढ़ी गब्बर सिंह का नाम लोगे तो क्या याद आता है, अमजद खान याद आता है। वो अमजद खान को गब्बर सिंह मानते हैं, उनको ये मालूम नहीं भाई गब्बर सिंह एक्चुअल में था कहां का या कौन था। वो तो यही मानते हैं। आपको वास्तविक घटना बताता हूं, जब अमजद खान एक बार अमिताभ बच्चन के घर गए तो अभिषेक बच्चन छोटे हुआ करते थे,
तो गेट पे खड़े थे अभिषेक बच्चन, दूर से देख लिया कि भाई अमजद खान अंदर आ रहे हैं, तो जाकर अंदर डर गए और अंदर पिताजी बैठे थे, अमिताभ बच्चन बैठे थे, जाकर बोले पापा पापा गब्बर सिंह आया है। तो अमिताभ बच्चन ने समझाया बेटा ये गब्बर सिंह नहीं है, गब्बर सिंह का तो इन्होंने रोल किया था फिल्म में, ये अमजद खान अंकल है। तो यानी गब्बर सिंह का मतलब अब अमजद खान। लेकिन आपको आज मालूम हो गया होगा कि असली गब्बर सिंह इस बियड का राजा था, और वो इतना शक्तिशाली था कि खुद की गैंग का तो लीडर था ही, सरदार था ही। जितनी गैंग्स यहाँ थी, जितने गिरोह इसमें थे, कई गिरोह होते हैं बियड में डकैतों के, वो सभी गिरोह भी इसकी हुकूमत मानते थे।